Hello everyone. Last lecture we have discussed about demand and supply analysis. Basically उसमें हमने क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ डिमांड कौन कौन सी होती हैं। तो अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है। ओके, सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या होती हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ किसी भी चीज़ की डिमांड जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उन सब फैक्टर्स को हम डिमांड डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ओके, जो भी डिमांड होती है जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, उन सारे फैक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो उन फैक्टर्स को इफेक्ट करने वाली क्या क्या वो हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज हो सकता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स हो सकता है, टैक्स प्रेफरेंस एंड कंज्यूमर्स हो सकता है, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी तो सीधी सी बात है कि किसी भी चीज़ का दाम अगर कम होता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और दाम ज़्यादा होता है तो डिमांड कम हो जाती है। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ में हम दो तरह की कमोडिटीज़ की बात करेंगे। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है क्या, संपूरकता, यानी कि वो अपने आप में पूरा नहीं है, उसको किसी एक का साथ चाहिए तभी वो पूरा होता है, किसी एक का साथ चाहिए तब भी एक पूरा होता है। जैसे कि अगर आप बाजार से सिर्फ टूथब्रश खरीदते हो तो कोई कोई मतलब नहीं है उसका जब तक उसके साथ टूथपेस्ट नहीं है। ओके, तो जैसे आप पेन है और एक रिफिल है, उनको अलग अलग खरीदोगे तो उनका कोई मतलब नहीं, पेन में रिफिल नहीं, जब जब पेन रिफिल के अंदर जाती है तो ही वो लिख पाता है। हाँ, तो पेन और रिफिल दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, तो उसी तरह से कार और पेट्रोल है। ठीक है, अगर आपके पास में सिर्फ कार है और पेट्रोल नहीं है तो कार कार चलेगी नहीं, और अकेला पेट्रोल क्या करेगा। ठीक है, तो अब इसमें इसमें अगर प्राइस चेंज हो तो आपस में ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। सपोज करो जब पेट्रोल का प्राइस था ₹80 पर लीटर, ठीक है, तब हमारी कार बिक रही थी 10 लाख में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, और उसकी डिमांड थी 20 कारों की डिमांड थी। अब जैसे ही पेट्रोल का दाम 80 से बढ़ के 150 रुपये प्रति लीटर हो गया, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी कार खरीद चुकी है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पेट्रोल डालना ही पड़ेगा उतने का। लेकिन जो कार की डिमांड 20 थी अब वो घट के 10 हो गई, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो अगर वो कार खरीदेंगे तो इतना महंगा पेट्रोल कौन डलवाएगा, इस वजह से उसकी जो डिमांड है वो घट गई। सो एक एक कमोडिटी की प्राइस दूसरे कमोडिटी की प्राइस को, डिमांड को कंट्रोल कर ली, तो इसलिए हम इसको रिलेटेड कमोडिटीज बोलते हैं। दूसरी कमोडिटी होती है दूसरी होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, जैसे चाय और कॉफ़ी है। ठीक है, जैसे सब इसमें भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा। सपोज करो कि एक चाय है 10 रुपये में, ठीक है, तो 50 लोग डिमांड करते हैं कि मैं 10 रुपये की चाय पियेंगे। ठीक है, और कॉफ़ी 15 रुपये की है तो 5 रुपये महंगी है, तो 20 ही लोग डिमांड करेंगे कॉफ़ी पिए। अब क्या होता है कि हमारी चाय की कीमत 10 रुपये से बढ़ के 30 रुपये हो जाती है, और कॉफ़ी की कीमत 15 ही रुपये रहती है। तो अब क्या होगा, लोग चाय की वजह कॉफ़ी पीने चले जाएंगे, वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव उनको दिखाई देगा। ठीक है, तो चाय के दाम बढ़ने की वजह से लोग कॉफ़ी को चूज़ करने लगे, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आए, उनको कोक पीना पसंद है लेकिन आपके पास में पेप्सी अवेलेबल है, तो अब ऐसा तो नहीं है उसको बिना पिलाए भेज दोगे, मेहमान आया उसकी मेहमान नवाजी तो करोगे, तो आप कोक की जगह पे पेप्सी डालोगे या पेप्सी की जगह पे कोक डालोगे। तो एक एक गुड दूसरे गुड को जब सब्स्टिट्यूट करता है तो मतलब उसकी डिमांड को चेंज करता है। कॉफ़ी की भले प्राइस 15 थी, लेकिन क्योंकि टी की जो प्राइस है वो बढ़ गई, उसकी वजह से क्या हुआ, कॉफ़ी की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट होती है इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर्स भी दो तरह के गुड्स में होता है, एक नॉर्मल गुड्स, एक इन्फीरियर गुड्स। जैसे ही किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है
तो वो नए नए कपड़े खरीदने लगते हैं, ठीक है, नए नए जूते खरीदने लगते हैं। तो ये नॉर्मल गुड्स होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं इन्फीरियर गुड्स। जब कोई किसी के पास कम पैसा होता है पहले, तो वो सिटी बस सर्विसेज का यूज़ करता है। अब जब ज़्यादा पैसा आ रहा है तो वो सोचता है कि अब भाई खुद की कार होनी चाहिए, ठीक है। तो सिटी बस सर्विसेज को उस सर्विस को छोड़ के वो कार की तरफ जा रहा है, तो ऐसे गुड्स को हम इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। तो इस तरह से ये भी इफेक्ट करेगा, ठीक है, डिमांड को इफेक्ट करेगा। फिर किसी एक चीज़ पे टैक्स बढ़ गया तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे कि अभी आप लोग रिसेंटली देख रहे होंगे कि सभी लोग चाइना को बॉयकॉट करने की बात करते हैं, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है जितने भी उनके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है, उनके ऊपर टैक्स लगेगा, तो आप जाहिर सी बात है आप उसको खरीदोगे नहीं, तो डिमांड कम होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी डिमांड को डिटरमिन करती हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट से, ठीक है। अब आते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड में, ठीक है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है, अ फॉल इन प्राइस लीड्स टू एक्सपेंशन इन डिमांड एंड अ राइज इन प्राइस लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सिंपल सी बात है कि अगर मेरी प्राइस कम हो रही है तो मेरी डिमांड में एक्सपेंशन होगा, और अगर मेरी प्राइस ज़्यादा हो रही है तो डिमांड कम हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, if the price of a commodity falls, the quantity demanded of it will rise and the price of a commodity rises, its quantity demanded will decline, ठीक है, कि जब भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा उसकी जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो जाएगी। सो द लॉ ऑफ डिमांड यूजिंग अ डिमांड कर्व इज ऑलवेज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप आएगी तो ऑलवेज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, कुछ ऐसा। सो ईच पॉइंट ऑन द कर्व ए बी एंड सी रिफ्लेक्ट्स डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज demanded Q, this is the quantity demanded Q and price, ठीक है। तो अब देखो जब P1 की वैल्यू ज़्यादा है यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड कितनी है? Q1 है, यानी कि बहुत कम है कंपेयर टू Q2। Q2 क्वांटिटी ज़्यादा है पर क्योंकि जो प्राइस है उसमें डिक्रीमेंट हुआ है। ऐसी जब प्राइस में डिक्रीमेंट फ्रॉम P2 टू P3 हुआ है तब क्वांटिटी बढ़ के Q3 हो गई है, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि द लॉ ऑफ डिमांड समराइजेज द इफेक्ट प्राइस चेंजेस हैव ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, ओके। सो इफ द डिमांड चेंज और शिफ्ट इन डिमांड कब होता है? इफ द डिमांड चेंजेस ओनली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द प्राइस of a given commodity, in that case there would be only either expansion or contraction in demand. Both of them can be explained with the help of only one demand curve. If demand, ठीक है, दोनों चीज़ों को हम सिर्फ एक डिमांड कर्व से एक्सप्लेन कर सकते हैं। If demand changes not because of price changes but because of other factors, ठीक है, then in that case there would be either increase or decrease in demand. अगर सिर्फ प्राइस चेंजेस की वजह से ही डिमांड में चेंज नहीं आया, मतलब बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से आया, देन वो या तो इंक्रीज हो सकती है डिमांड या फिर डिक्रीज हो सकती है डिमांड, है ना। नेक्स्ट, इफ डिमांड इंक्रीजेस देयर वुड बी फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। जब भी डिमांड इंक्रीज होगी तो जो हमारा कर्व है वो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। And if the demand decreases, then there would be a backward shift in the demand curve, okay. This, it will be more clear when I will give you exercise in the assignment during your Google Meet class. Do that assignment and then you will know how there is a shift in the demand, okay. Thank you.